अस्सलाम वालेकुम। सेकंड पार्ट ऑफ सॉलिड्स के अंदर खुशामदीद। तो शुरुआत करते हैं दो टेक्निकल एमसीक्यूज से, जिनका आंसर जो है वो इस टॉपिक के अंदर हम जानने की कोशिश करेंगे। और इन दो क्वेश्चंस का आंसर आपने जो है ना वो ज़रूर बताना है। मास ऑफ यूनिट सेल ऑफ NaCl इज, जो एक यूनिट सेल है NaCl का, वो मास किसके बराबर होता है। थोड़ा चेंज किया है इसको, आपने इसका आंसर करना है। KPK की बुक के अंदर इसके बारे में लिखा हुआ है, पेयर ऑफ सब्सटेंस विच इज मॉलिक्यूलर सॉलिड बट डिफरेंट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो बच्चों, ये जो हमारा लेक्चर है इसमें दो MD-CAD के टॉपिक्स हमारे पास शामिल हैं, जिसमें जाने से पहले हम टाइप्स ऑफ सॉलिड्स देखेंगे। पहले लेक्चर में भी हमने टाइप्स ऑफ सॉलिड्स देखी थी, लेकिन अरेंजमेंट की बेस पे। ये टाइप ऑफ सॉलिड्स किस बेस पे है? बॉन्डिंग की बेस पे, आयनिक, कोवलेंट, मॉलिक्यूलर, मेटालिक। बच्चों, इसमें हमारे पास MD-CAD के सिलेबस के अंदर आयनिक सॉलिड्स और मॉलिक्यूलर सॉलिड्स जो हैं वो शामिल हैं। तो सबसे पहले जो है ना वो हम बात करेंगे किसकी? आयनिक सॉलिड्स की। तो नाम से जाहिर है, डेफिनेशन सिर्फ मैं बोलूंगा, आपने लिख लेनी है कि जिसके अंदर आयंस हों, आयंस का कॉम्बिनेशन क्या कहलाता है? फार्मूला यूनिट्स। यानी कि द सॉलिड्स in which oppositely charged ions are held together through electrostatic force of attraction। MCQ आ जाता है कि आयनिक सॉलिड्स के अंदर कौन सी फोर्स होती है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, कोवलेंट बॉन्डिंग, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, मेटालिक बॉन्ड, इस तरह से। तो एग्जांपल्स बहुत सारी हैं हमारे पास, लाइक NaCl, like KNO3, like सीजियम फ्लोराइड, और भी बहुत सारी इस तरह की एग्जांपल्स हो सकती हैं। बच्चों, सबसे पहले जो है ना इस आयनिक सॉलिड्स के अंदर हम बात किसकी करेंगे? प्रॉपर्टीज की। याद रखिएगा कि जो हमारे पास आयनिक सॉलिड है, इसमें लैटिस एनर्जी भी आ जाता है, इसमें हमारे पास शेप ऑफ आयनिक सॉलिड भी आ जाते हैं, उनके फैक्टर्स कौन कौन से हैं, इसमें स्ट्रक्चर ऑफ NaCl भी आ जाते हैं। बच्चों, मेन कुछ प्रॉपर्टीज की हम बात करेंगे कि जो आयनिक सॉलिड्स हैं, ये हमारे पास जो है वो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं एट रूम टेम्परेचर। ये सॉलिड्स होते हैं एट रूम टेम्परेचर। सिंपल सी बात है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारे पास क्या आ जाती है? वेरी स्टेबल। अगर बहुत ज़्यादा स्टेबल होंगे तो इसका मतलब ये है कि इनको तोड़ने के लिए एनर्जी ज़्यादा चाहिए होगी। तो दे हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, जिसका मतलब ये है कि दे हैव लो वोलाटिलिटी। बच्चों, इनके वेपर्स में जाने की एबिलिटी बहुत ही क्या होती है? कम। MCQ में आ जाता है। इसी तरह आपने जो है ना वो याद रखना है कि इनके अंदर क्या होता है? नॉन डायरेक्शनल बॉन्ड। क्योंकि ये आयनिक बॉन्ड के ऊपर मुश्तमिल होते हैं, जो क्या होता है? नॉन डायरेक्शनल बॉन्ड। दे एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ फार्मूला यूनिट्स। ये मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करते, याद रखना है। इसलिए इंपॉर्टेंट बात है। आप बताइए ज़रा, इनके लिए जो है ना वो टर्म कौन सी इस्तेमाल होगी? मॉलिक्यूलर मास या फार्मूला मास? हमारा लेक्चर 1। तो बच्चों, इनके लिए आपने याद रखना है कि टर्म फार्मूला मास इज यूज्ड, नॉट मॉलिक्यूलर मास। ठीक है। इसी तरह आपने याद रखना है कि दे ऑक्यूपाई मिनिमम वॉल्यूम। क्यों ये मिनिमम वॉल्यूम ऑक्यूपाई करते हैं? क्योंकि इनके पार्टिकल्स क्लोजली पैक्ड होते हैं। अगर वॉल्यूम मिनिमम हो तो फिर डेंसिटी क्या होती है? हाई डेंसिटी। ये भी प्रॉपर्टी पूछी जा सकती है। दे शो हाई डेंसिटी।
बच्चों इसी तरह हमारे पास आपने याद रखना है कि दे आर सॉल्युबल इन पोलर सॉल्वेंट। और इसी तरह ये क्या भी शो करते हैं, आइसोमॉर्फिज्म एंड पॉलीमॉर्फिज्म। तो ये कुछ बातें जो है ना ये कॉमन है। अब जो दो बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी की तरफ हम जाएंगे वो हमारे पास क्या आ जाती हैं, इन्हीं की प्रॉपर्टीज के अंदर जो दो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी हैं बच्चों, उसमें से एक प्रॉपर्टी जो है उसका ताल्लुक किससे आ जाता है, कंडक्टेंस से। हमें पता है कि दे आर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो बच्चों अगर हम कंडक्टेंस की बात करें तो आपने बताना है इनमें कंडक्टेंस किस वजह से होती है, फ्री आयंस की वजह से या फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से। तो आपने बताना है कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स रिस्पॉन्सिबल हैं इनकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस के या फ्री आयंस। तो बच्चों दे शो इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस बिकॉज ऑफ फ्री आयंस, नॉट बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। वो मेटल्स के अंदर होता है। अब अगर ये फ्री आयंस की वजह से कंडक्ट करते हैं तो बताएं ये किस स्टेट के अंदर कंडक्ट करेंगे, सॉलिड स्टेट में या मोल्टन एक्वा सॉल्यूशन। ये बात इंपॉर्टेंट है। तो बच्चों अगर हम सॉलिड स्टेट की बात करें तो ये क्या होते हैं, नॉन कंडक्टर। क्यों नॉन कंडक्टर होते हैं, क्योंकि बच्चों नो फ्री आयंस आर अवेलेबल बट इन मोल्टन एक्वा सॉल्यूशन दे आर कंडक्टर। किस वजह से, फ्री आयंस की वजह से। ठीक है, फ्री आयंस होते हैं, इनमें फ्री आयंस अवेलेबल नहीं होते। इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी आ जाती है, दे आर हाईली ब्रिटल। बच्चों हाईली ब्रिटल का मतलब क्या होता है कि दे ब्रेक अप्लाइंग फोर्स। इनको ब्रेक किया जा सकता है अगर क्या अप्लाई करें हम, फोर्स को। इसके अलावा मैंने आपको बताया कि दे आर सॉल्युबल इन पोलर सॉल्वेंट। लेकिन बच्चों सोलबिलिटी की भी जो है ना वो आगे ज़रा दो कंडीशन आ जाती हैं। ये लाजमी नहीं है कि पोलर सॉल्वेंट के अंदर डिसॉल्व हो जाएंगे हर तरह के, नहीं। आपने याद रखना है कि अगर वाटर की हाइड्रेशन एनर्जी जो है ना वो लैटिस एनर्जी के ऊपर ओवरकम कर रही है, तो फिर तो ये क्या होंगे, सॉल्युबल इन वाटर। कि वाटर की जो हाइड्रेशन एनर्जी है उसने इसकी लैटिस को ब्रेक किया, इसको सराउंड किया, सॉल्युबिलिटी पक्की है। लेकिन बच्चों अगर हाइड्रेशन एनर्जी वाटर की जो है वो इस काबिल नहीं है, लैटिस ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गई है, ख़ास तौर पर जो फर्स्ट ग्रुप के हमारे पास फ्लोराइड्स हैं या सेकंड ग्रुप के फ्लोराइड्स हैं, उनकी लैटिस एनर्जी इतनी ज़्यादा हो जाती है कि हाइड्रेशन एनर्जी उसको ओवरकम नहीं कर पाती, लिहाजा वो क्या हो जाते हैं, इनसॉल्युबल। तो बच्चों ये भी जो है ना दो बातें आपने याद रखनी है। तो यहाँ पे बताने का पर्पस ये था ताकि हम इसके बीच में जो है ना एक बड़ी इम्पोर्टेंट, ये भी जो है ना एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, एमडी कैट कंडक्टिंग जो हमारे पास है ना उनके लिए। एक साल एमसीक्यू आया हुआ था, लैटिस एनर्जी इज आल्सो कॉल्ड, बताएं जरा, लैटिस एनर्जी इज आल्सो कॉल्ड बच्चों क्रिस्टल एनर्जी।
तो ये एक नई टर्म जो है ना उसने एमसीक्यू के अंदर 4 ऑप्शन में लिखी हुई थी, लेकिन बच्चे तैयारी करके जो है ना वो काफ़ी हद तक मैच्योर हो चुके थे, उनको पता था ये क्रिस्टल एनर्जी ही मिलती जुलती टर्म है, तो क्रिस्टल एनर्जी भी कहलाती है। बच्चों लैटिस एनर्जी को हम किस तरह से डिफाइन करते हैं, ये हमारा मेन टॉपिक है। आयनिक सॉलिड्स की प्रॉपर्टीज करेक्ट इनकरेक्ट में सारी याद रखनी है। एक बात और हम इसके अंदर देखेंगे बच्चों, ये जो हमारे पास लैटिस एनर्जी है, ये आपने याद रखना है कि द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड व्हेन 1 मोल ऑफ ionic compound is formed from its gaseous ions। अगर 1 मोल आयनिक कंपाउंड अपने गैशियस आयन से मिलकर बनता है तो बच्चों दैट एनर्जी इज कॉल्ड लैटिस एनर्जी। ये जरा गौर कीजिएगा, इक्वेशन जो लिखी गई है ना इस पे गौर करना इंपॉर्टेंट है। 1 मोल कंपाउंड गैशियस आयन से मिलकर बने, कमेंट में आपने बताना है कि अगर 1 मोल कंपाउंड अपने एलिमेंट से मिलकर बने तो उस एनर्जी का नाम क्या है। शाबाश, ये जरा आपने जो है ना कमेंट के अंदर अपनी राय का इजहार जरूर करना है। बच्चों फैक्टर्स कौन कौन से हैं मैं फिर बता रहा हूं, ये भी जो है ना एमडी कैट का बड़ा इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। लैटिस एनर्जी किसकी ज्यादा है, आल्सो कॉल्ड। 4 एग्जांपल दी हुई हैं, बताएं कौन सी करेक्ट इक्वेशन है। तो गैशियस आयन से कंपाउंड का बनना बच्चों इसका जो मेन फैक्टर है लैटिस एनर्जी का, वो आपने याद रखना है चार्ज टू साइज। देखिए अगर चार्ज हमारे पास ज्यादा होगा और साइज क्या होगा कम, चार्ज ज्यादा साइज ज्यादा तो चार्ज टू साइज रेशो उतनी क्या होगी ज्यादा। चार्ज टू साइज रेशो ज्यादा होगी तो लैटिस एनर्जी भी क्या होगी ज्यादा। तो ये मेन फैक्टर है, ठीक है। अब आपने जो है ना इसमें कुछ एग्जांपल्स को जो है ना वो खास तौर पर देखना है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं 2 ट्रेंड यहां पे दे रहा हूं बच्चों। पहला ट्रेंड हमारे पास किससे रिलेटेड आ जाता है कि सपोज मैं इसके अंदर जो है ना वो एनाइन को क्या कर देता हूं सेम। एनाइन सब में क्या है सेम है। फिर आपने देखना है एनाइन तो सेम हो गए, चार्ज भी सेम है, चार्ज भी सेम है, एनाइन भी सेम है। साइज ऑफ कैटाइन देखो, जहां पे साइज ऑफ कैटाइन कम होगा ना बच्चों वहां पे लैटिस एनर्जी क्या होगी ज्यादा, ठीक है। ये बात जरा, चार्ज भी क्या रखना है हमने सेम, एनाइन को भी हमने क्या रखा है सेम। अगर चार्ज डिफरेंट होगा तो फिर हम कंप्लीट चार्ज टू साइज रेशो देखेंगे, ठीक है। जरा बताएं जरा, जैसे फॉर एग्जांपल एनाइन सेम है हमारे पास लिथियम क्लोराइड बच्चों, NaCl, NaBr, KCl, कीपिंग एनाइन सेम, चार्ज भी सेम है। बताएं लैटिस एनर्जी किसकी ज्यादा। साइज ऑफ कैटाइन जिसका कम होगा, लिथियम का साइज कम होता है, सोडियम का जरा ज्यादा होता है, पोटाशियम का उससे ज्यादा होता है। लिथियम स्मॉल इन साइज, सोडियम बिगर, पोटाशियम उससे ज्यादा। तो बताओ लैटिस एनर्जी किसकी क्या ज्यादा हुई हमारे पास, लिथियम क्लोराइड की। ये बच्चों सेकेंडली अगर हम इसी के अंदर जो है ना वो किसको सेम कर देते हैं, सपोज हम कैटाइन और उस पे मौजूद दोनों के ऊपर मौजूद जो चार्ज है ना वो क्या हो जाता है सेम। कैटाइन सेम है हमारे पास, तो बच्चों अब डिसाइड किसके ऊपर होगा, चार्ज भी सेम है। तो फिर आपने देखना है कि यार साइज ऑफ एनाइन जिसका हमारे पास कम होगा ना साइज ऑफ एनाइन, उसकी बच्चों लैटिस एनर्जी क्या होगी ज्यादा।
ठीक है। अब जरा हमारे पास 4 ऑप्शन है। कीपिंग केटाइन सेम, NaF, NaCl, NaBr, बच्चों NaI। केटाइन सेम है, एनाइन क्या है, डिफरेंट। साइज देखें, फ्लोरीन का कम है, क्लोरीन का ज्यादा, ब्रोमीन का उससे ज्यादा, आयोडीन का उससे क्या होगा, ज्यादा। इसका मतलब ये है कि NaF की जो लेटेस्ट एनर्जी है वो बाकी सबसे क्या होगी, ज्यादा। तो बच्चों ये जो लेटेस्ट एनर्जी के बिहाइंड कॉन्सेप्ट है ना, इसके बारे में जानना जो है ना वो बहुत जरूरी है। अब एक MCQ है, इसके बारे में आपने बताना है। आपने बताना है कि हाईएस्ट लेटेस्ट एनर्जी ऑफ द फॉलोइंग, कि जो 4 ऑप्शन है इनमें इसमें लेटेस्ट एनर्जी सबसे ज्यादा किसकी है। ठीक है, 4 ऑप्शन है, इसमें अल्फा ऑप्शन हमारे पास क्या आ जाती है, Na2O। एक और बात भी याद रखनी है, लेटेस्ट एनर्जी की टर्म इज एप्लीकेबल ओनली ऑन आयनिक कंपाउंड्स, पोटाशियम आयोडाइड, पोटाशियम ऑक्साइड, पोटाशियम सुपर ऑक्साइड। बच्चों चार्ली ऑप्शन है कैल्शियम ऑक्साइड, और डेल्टा ऑप्शन जो है ना मैग्नीशियम ऑक्साइड। हाँ जी, बताएं जी। अब इसमें बच्चों आपने चार्ज भी देखना है, साइज भी देखना है, क्योंकि हमारे पास ऑक्साइड तो ठीक है, लेकिन जो केटाइन है ना, इनके ऊपर चार्ज भी डिफरेंट है, इनका साइज भी डिफरेंट है। कमेंट के अंदर इस MCQ का आंसर आपने बताना है, फिर मैं देखूंगा कि आपको इस टॉपिक की कितनी अंडरस्टैंडिंग मिली है। तो बच्चों ये हम पढ़ रहे हैं प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक सॉलिड्स। इसमें लेटेस्ट एनर्जी का कॉन्सेप्ट आया था, एक साइड पे बताया। अभी प्रॉपर्टीज कंप्लीट नहीं हुई, एक बात इसके अंदर रह गई है जो हमारा टॉपिक सिलेबस के अंदर भी है। बच्चों हम प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक सॉलिड्स की बात कर रहे हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी के अंदर आपने जो है ना बात याद रखनी है कि कंपाउंड्स, पीछे भी हम पढ़ चुके हैं कि कंपाउंड्स आइसोमॉर्फिज्म के अंदर हैविंग सेम रेडियस रेशो, अगर वो कंपाउंड जिनकी रेडियस रेशो क्या होगी हमारे पास, सेम, हैविंग सेम क्रिस्टलाइन फॉर्म, अगर उनकी रेडियस रेशो सेम होगी तो उनकी याद रखना क्रिस्टलाइन फॉर्म जो है वो भी क्या होगी हमारे पास, सेम होगी। ठीक है। अब बच्चों हमारे MD-CAT के सिलेबस के अंदर ये बात लिखी हुई है कि एक्सप्लेन फैक्टर्स, फेडरल और KPK की जो पुरानी बुक है उसके अंदर भी दिया हुआ है फैक्टर्स अफेक्टिंग शेप ऑफ आयनिक सॉलिड्स, कि जो हमारे पास आयनिक सॉलिड्स हैं उनकी शेप के ऊपर कौन कौन से फैक्टर्स इफेक्ट करते हैं। तो अब फेडरल की जो है ना वो 2 बुक्स हैं, एक पुरानी बुक है, एक नई बुक है। बच्चों कोई इतना खास डिफरेंस नहीं है, आपने सिलेबस को सामने रखते हुए जो है ना सिर्फ उस कंटेंट को जो है ना वो देख लेना है। ठीक है, कोई इतना खास डिफरेंस नहीं है। और वैसे भी जो है ना UHS का हो, SIBA का हो, KMU का टेस्ट हो, बम्प्स का हो, सजैम्बो हो, ये सारे जो है ना टेस्ट कॉमन ही रखते हैं, कॉमन क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, इतने टेक्निकल नहीं होते, जो हर कंटेंट के अंदर जो है ना हर बोर्ड की बुक के अंदर, हर प्रोवेंस की बुक के अंदर मौजूद हो। ठीक है, तो घबराने की कोई बात नहीं है। बच्चों सबसे पहला फैक्टर हमारे पास जो है ना 3 फैक्टर आपने याद रखने हैं। 1 इज कॉल्ड आयनिक रेडियस, जैसे मैंने आपको ऊपर बताया कि आयनिक रेडियस सेम होने से जो है ना वो हमारे पास क्या चीज सेम होगी, उनकी शेप जो है, क्रिस्टलाइन फॉर्म जो है वो क्या होगी, सेम होगी। ठीक है, बुक में एक टेबल दिया हुआ है यार, रेडियस रेशो थोड़ी याद रख लेना। शेप कौन कौन सी हो सकती है, अगर हमारे पास रेडियस रेशो कौन सी होगी,
बच्चों रेडियस रेशो क्या क्या हो तो शेप क्या क्या होगी। ये फेडरल की बुक के अंदर एक टेबल बना हुआ है, पंजाब में नहीं है ये टॉपिक, फेडरल में है। कहता है बॉडी सेंटर्ड। बॉडी सेंटर्ड अगर हमारे पास क्यूब है ना, क्यूब 3 तरह के होते हैं यार, सिंपल, फेस सेंटर्ड, बॉडी सेंटर्ड। तो उनकी रेडियस रेशो क्या होनी चाहिए बच्चों, आपने याद रखना है। रेडियस रेशो का मतलब होता है रेडियस ऑफ कैटाइन ओवर रेडियस ऑफ एनाइन, 0.7 थ्रू 32 एंड अबव। तो बच्चों हमारे पास वो क्या होगा, बॉडी सेंटर। और इसी तरह हमारे पास जो बुक के अंदर अवेलेबल है इंफॉर्मेशन बच्चों, मैं उसी की बात करूंगा, ठीक है। बुक ही हमारी सब कुछ है, गलत भी लिखा है तो ठीक ही लिखा है। ऑक्टाहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल के लिए कितनी होनी चाहिए, 0.4142 0.732। बच्चों इसी तरह अगर हम किसकी बात करते हैं, टेट्राहेड्रल की, तो टेट्राहेड्रल के लिए रेडियस रेशो क्या होनी चाहिए, 0.222 0.414। यार इनको जरा रटा मार लेना बच्चों, इंपॉर्टेंट है रेडियस रेशो। पूछ सकता है भाई कि किस रेडियस रेशो पे कौन सी जो है वो शेप बन सकती है। आखिरी जो हमारी बुक में लिखी हुई है ट्राइएंगुलर। तो जो अगर हम ट्राइएंगुलर की बात करें तो वो 0.152 0.22। ये अगर रेडियस रेशो हमारे पास बन रही है ना, तो ये शेप इनकी हो सकती है। पहला फैक्टर रेडियस रेशो, आयनिक रेडियस या रेडियस रेशो भी इसको कहा जाता है। सेकंड फैक्टर जो हमारे पास आ जाता है दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। जब तक एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बनेगी, वो एक वेल डिफाइंड ज्योमेट्रिकल शेप को क्या रखेंगे, मेंटेन। बच्चों थर्ड फैक्टर है पुअर कंडक्टिविटी। तो आयनिक सॉलिड का नॉन कंडक्टर होना ज़रूरी है अपनी शेप को मेंटेन रखने के लिए, और वो नॉन कंडक्टर हो सकता है किस स्टेट में, सॉलिड स्टेट के अंदर। सॉलिड स्टेट में नॉन कंडक्टर रहेगा तो शेप मेंटेन रहेगी, लेकिन अगर वो मोल्टन या एक्वस सॉल्यूशन में चला जाएगा तो वो अपने आयंस के अंदर क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो बच्चों ये 3 फैक्टर, एक क्वेश्चन, एक MCQ 21 या 22 के अंदर उसने पूछा था कि द फैक्टर्स एट विच शेप ऑफ आयनिक सॉलिड बेस्ड, अल्फा आयनिक रेडियस, इलेक्ट्रोस्टैटिक, पुअर कंडक्टिविटी, डेल्टा ऑप्शन, ऑल ऑफ दिस। तो इसमें रेडियस रेशो याद बस आपको करनी पड़ेगी, बाकी एज सच आपने जो है ना वो याद रखना है। तो बच्चों ये फैक्टर्स, आयनिक सॉलिड्स की प्रॉपर्टीज, लैटिस एनर्जी, ये हमारे पास कंप्लीट हो गया। अब हम नेक्स्ट एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक की तरफ जो है वो मूव करेंगे, जो बच्चों के लिए भी थोड़ा टेक्निकल होता है, दैट इज स्ट्रक्चर ऑफ NaCl। तो अगर इसको हम FSC में बहुत अच्छी तरह से पढ़ लें तो फिर MD कैट में हमें मसला नहीं होता, क्योंकि MD कैट में हमने जो है ना MCQs के रेफरेंस से बच्चे को टॉपिक समझाना है, स्मार्टली उसको स्टडी करवाना है। तो अब स्ट्रक्चर ऑफ NaCl बच्चों, आपने क्यूब जो है ना वो जहन में ज़रूर रखना है, जो बनाया है FSC में, नहीं बनाया तो वो आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले जो है ना वो मैं आपको बता देता हूँ कि NaCl की स्ट्रक्चर कैसी होती है, फेस सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर। किसकी, NaCl की। क्यूब 3 तरह के होते हैं, सिंपल, बॉडी सेंटर्ड, फेस सेंटर्ड। तो ये फेस सेंटर्ड है हमारे पास, ठीक है। इसी तरह आपने याद रखना है बच्चों, इसको ज्योमेट्रिकल शेप का नाम भी दिया जाता है। इसमें अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स कैसे होती है, बच्चों ईटा के अंदर जो है ना वो एक MCQ पूछा हुआ था कि अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स इसमें कैसे हो। तो अरेंजमेंट की अगर हम बात करें तो वो हमारे पास क्या होती है, ऑक्टाहेड्रल। अभी हम देखेंगे
कि ये ऑक्टाहेड्रल अरेंजमेंट किस तरह से है, एमसीक्यू में ही अभी आपने याद रखना है। वो ऑक्टाहेड्रल अरेंजमेंट इस वजह से है क्योंकि हमारे पास जो हर आयन है ना, चाहे बच्चों वो क्या हो, सोडियम आयन हो, या अगर हम किसकी बात करें, क्लोराइड आयन की। बच्चों हर सोडियम आयन कितने अपोजिटली चार्ज्ड आयन से अटैच है? 6 क्लोराइड से। सिक्स क्लोराइड। और जो हमारे पास हर क्लोराइड है वो कितनों से अटैच है? अटैच्ड विद 6 सोडियम आयन। तो बच्चों इसका मतलब ये हुआ कि इसके अंदर दो और इंपॉर्टेंट बातें जो आपने याद रखनी है कि कोऑर्डिनेशन नंबर, चाहे वो कोऑर्डिनेशन नंबर किसका हो, सोडियम आयन का हो, या चाहे वो कोऑर्डिनेशन नंबर किसका हो, क्लोराइड का, वो हमारे पास क्या बनता है? 6। एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यू। बच्चों व्हाट इज कोऑर्डिनेशन नंबर? ईच आयन attach with number of oppositely charged ion। बच्चों हर आयन अपोजिटली चार्ज्ड आयन के साथ जो अटैच होता है ना, वो उसका क्या कहलाता है? कोऑर्डिनेशन नंबर। तो ये कोऑर्डिनेशन नंबर की जो है ना, वो आपने क्या याद रखनी है? डेफिनेशन भी आ जाती है। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है बच्चों, वो भी आ जाता है, क्योंकि बात हम स्ट्रक्चर की कर रहे हैं। सपोज ये देखो फेस सेंटर्ड क्यूब है, इसमें सेंटर पे हमारे पास सोडियम आ जाता है एक साइड पे, अगली साइड पे क्लोराइड सेंटर पे आया होगा। बच्चों ये सोडियम है, ये कितनों से जो है ना वो अटैच हो सकता है? 6 क्लोराइड से। 1 2 3 4 5 6। तो ये 6 के साथ जो है ना वो हमारे पास अटैच है। इसलिए बच्चों हम कहते हैं कि अरेंजमेंट हमारे पास कैसे बन रही होती है? ऑक्टाहेड्रल। ये जो अरेंजमेंट होती है ना बच्चों, इसको क्या कहा जाता है? ऑक्टाहेड्रल अरेंजमेंट। ठीक है, तो ये कुछ वैसे जो बातें हैं ना याद रखने वाली, वो आपने याद रखनी है। अब आ जाए हमारे पास स्ट्रक्चर ऑफ NaCl से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट बातें। बच्चों इसी तरह आपने याद रखना है डिस्टेंस, एमसीक्यू में पूछा जा सकता है, बिटवीन लाइक आयंस। जो एक तरह के आयंस है ना, यानी कि सोडियम है, उनके दरमियान क्या डिस्टेंस है? इसी तरह डिस्टेंस बिटवीन ऑपोजिट आयंस, जो अपोजिटली चार्ज्ड आयंस हैं उनके दरमियान डिस्टेंस क्या हो सकता है? तो लाइक आयंस की अगर हम बात करें, जैसे NaCl है, तो इसमें वो बात कर रहा है लाइक आयंस की। सोडियम के दरमियान जो डिस्टेंस है ना, या क्लोरीन के दरमियान जो डिस्टेंस है वो कितना हो सकता है? एमसीक्यू में पूछा जा सकता है 5.63 एंगस्ट्रॉम। और बच्चों अगर कहा जाए कि अपोजिटली चार्ज आयन के दरमियान जो डिस्टेंस है वो बताओ कितना होगा? अपोजिटली चार्ज आयंस का मतलब बच्चों डिस्टेंस बिटवीन सोडियम एंड क्लोरीन। ऊपर जो डिस्टेंस लिखा है ना उसका जरा हाफ कर दो तो वो कितना बन जाएगा? 2.815 एंगस्ट्रॉम। ये बात भी एमसीक्यू में आपने याद रखनी है। बच्चों अब असल जो हमारा काम है ना वो किस चीज़ को कैलकुलेट करना है?
फार्मूला यूनिट्स को, कैलकुलेशन ऑफ फार्मूला यूनिट्स, फार्मूला यूनिट्स मतलब NaCl पर यूनिट सेल। बच्चों अब जो है ना, एक यूनिट सेल कितने NaCl से मिलकर बना है, ये हमारा असल काम है। और इस काम में जो बातें हैं वो सिर्फ आपने एज इट इज़ याद रखनी है। एक क्यूब खूबसूरत बेशक ना हो, वो आपने जो है ना ड्रा किया होगा, FSC में नहीं भी किया तो कोई मसला नहीं। क्यूब आप समझ लें जिस रूम के अंदर आप बैठे हुए हैं, खुली हवा में बैठे हैं तो उसकी बात नहीं है, जारी बात है रूम में ही बैठे होंगे आप, अम्मी डैडी बच्चे हैं, ठीक है, ज़्यादा देर मोबाइल के ऊपर गुजारते हैं। तो बच्चों ये जो रूम है ना, इसके आप ज़रा ऑब्जर्व करें कितने कॉर्नर्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 कॉर्नर्स हैं। और इसी तरह ये जो छत है पूरी, बच्चों ये जो पूरा ग्राउंड है, ये राइट साइड वाली दीवार, लेफ्ट साइड वाली दीवार, ये सारे क्या हैं, फेज हैं। और इन फेजेस को मिलाने वाली जो लाइन है, किनारे, उनको एजेस कहा जाता है, ठीक है। मैंने क्या बताया, 8 कॉर्नर्स हैं, यहां पे लिख देता हूं हम, किसी भी क्यूब के जो है ना बच्चों 8 कॉर्नर्स होते हैं। सिक्स क्या होते हैं, फेजेस, दीवार, छत, फ्रंट लेफ्ट वाली दीवार। और एजेस होते हैं बच्चों, एजेस भी बता देता हूं, किनारे जिनको कहा जाता है ना, 12। ये चीज 8 कॉर्नर्स हैं, 6। अब हमने ना बच्चों पता क्या करना है, अब आपने अपनी याद दिलाने के लिए, और सेंटर कितने होते हैं यार, सेंटर भी मैं यहां पे लिख देता हूं, एक सेंटर होता है बच्चों। ये ना चंद एक बातें आप याद ही कर लें तो बेहतर है, ठीक है। अच्छा देखो, इस कॉर्नर्स और फेजेस के ऊपर हमने किसको रखा हुआ है बच्चों, क्लोराइड्स को। और यार इस एजेस और सेंटर के ऊपर हमने किसके रखा हुआ है, सोडियम को। देखो ये एक रूम हमारा क्या है, यूनिट सेल है, और पूरा घर क्या है, क्रिस्टल लैटिस है। तो हमने एक रूम के ऊपर जो है ना तादाद देखनी है, सोडियम की कितनी बनती है, क्लोरीन की कितनी बनती है। जब सोडियम और क्लोरीन की तादाद हम देख लेंगे ना, तो बच्चों ऑटोमेटिकली हमें एक यूनिट सेल का अंदाजा होगा, पूरे घर का अंदाजा हो जाएगा, ठीक है। अब जरा इधर ही मैं कैलकुलेशन कर रहा हूं, जरा इधर गौर कीजिएगा बच्चों। कॉर्नर्स पे हमने रखा है क्लोराइड्स को, और किस पे रखा है, फेजेस पे। याद कर लेना यार अगर चीजें ना पल्ले पड़ रही हो ना, क्योंकि प्रैक्टिकली FSC में थोड़ा बच्चे को विजुअलाइज करवाते हैं। कॉर्नर्स बच्चों, एक कॉर्नर पे जो क्लोराइड रखा हुआ है ना, वो याद रखना 8 दूसरे यूनिट सेल के साथ भी डिवाइड है। कॉर्नर वाला क्लोराइड 8 यूनिट सेल से डिवाइड है, तो इसका मतलब एक यूनिट सेल पे उसका हिस्सा कितना आया, 1/8, सही है। और टोटल कॉर्नर कितने हैं, 8। 8 को 1/8 से मल्टीप्लाई करें, क्योंकि 8 कॉर्नर है, हर एक पे 1/8 1/8 1/8, 8 कॉर्नर्स पे 1/8 को सम करो, आंसर कितना आएगा, 1 क्लोराइड। इसका मतलब एक पूरा क्लोराइड 8 कॉर्नर्स मिलके बना रहा है। बच्चों ये जो फेज है ना, फेज पे जो पड़ा हुआ क्लोराइड है, ये 2 यूनिट्स के सेल के साथ डिवाइड है, 2 के साथ डिवाइड है। 2 के साथ डिवाइड का मतलब एक में उसका हिस्सा हाफ, दूसरे में भी हाफ, 2 से वो क्या है, डिवाइड है। ये कॉर्नर्स की तादाद है। ये हमारे पास जो है वो किसकी तादाद है, फेजेस की, कितनी है, 6। और कंट्रीब्यूशन एक यूनिट सेल पे फेज की कितनी बनती है, हाफ। बताओ कितने बन गए हमारे पास, 3 क्लोराइड। बच्चों बताओ टोटल क्लोराइड्स कितने हो गए,
4 पर यूनिट सेल। पर यूनिट सेल हमारे पास कितने हो गए? 4 क्लोराइड। लो जी, हमने ये कैलकुलेट कर लिया, यही कैलकुलेशन थी हमारी। जो बातें मैंने बोली हैं ये 1/8 1/2 एज इट इज याद कर लेना, कोई मसला नहीं है, ठीक है। हमें एमसीक्यू उसने देना है, ये तो नहीं कहना राइट अ लॉन्ग क्वेश्चन ऑन दी स्ट्रक्चर ऑफ NaCl 10 नंबर का, ठीक है, ऐसा कोई चक्कर नहीं बच्चों। अच्छा, अब एजेस वाला जो सोडियम है ना बच्चों, एज किनारे वाला, वो 4 के साथ डिवाइड है। 4 के साथ डिवाइड का मतलब कंट्रीब्यूशन कितनी? 1/4। टोटल एजेस कितने? 12। तो कितना आंसर बन गया हमारे पास? 3 सोडियम आयन, ठीक है। और आपको पता है एक क्यूब का सेंटर है पूरा, एक NaCl एक क्यूब का सेंटर है ना, तो एक यूनिट सेल में एक पूरा सोडियम पड़ा हुआ है। 3 + 1 कितने हो गए हमारे पास? 4Na पॉजिटिव। इसका मतलब ये है, लो जी फाइंड कर लिया बच्चों, 4 क्लोराइड हैं, 4 सोडियम है पर यूनिट सेल। अब जरा देखिएगा एक दो बातें, और फिर वो ऊपर वाला MCQ जो बेचारा काफी देर का इंतजार कर रहा है, हमें देखे जा रहा है, हम उसको देखे जा रहे हैं, ठीक है, दोनों एक दूसरे को देखे जा रहे हैं, उसकी भी बारी लेके आते हैं बच्चों। चारा बद्दुआएं दिए जा रहे हैं, कब का बैठा हुआ। हाँ जी भाई, अब जरा देखें जी, इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन। पहली इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन बताएं, नंबर ऑफ क्लोराइड आयन पर यूनिट सेल। बच्चों एक नंबर ऑफ क्लोराइड पर यूनिट सेल, एक यूनिट सेल कितने क्लोराइड के ऊपर मुश्तमिल है वो फाइंड कर लिया है। 4 वर्ड याद रखना है, डिजिट याद रखना है। बच्चों बताएं नंबर ऑफ सोडियम आयन पर यूनिट सेल, एक यूनिट सेल पे सोडियम आयन कितने हैं फाइंड कर लिया हमने, 4। हमने कैलकुलेट करना है नंबर ऑफ फार्मूला यूनिट्स को। बताएं जरा, 4 सोडियम है, 4 क्लोराइड हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि एक जो यूनिट सेल है, एक जो क्यूब है, वो कितने NaCl से मिलकर बना है, क्या बताओगे? 8 से? नहीं बेटा नहीं, ऐसे ही नहीं करना। 4 से, 4 सोडियम 4 क्लोराइड से मिलेगा, तो नंबर ऑफ NaCl जिसको फार्मूला यूनिट भी कहते हैं पर यूनिट सेल क्या बनेगा? बच्चों वो हमारे पास बनेगा 4। इसका मतलब ये है कि जो हमारा एक यूनिट सेल है ना NaCl का, वो मिलकर बनता है 4 NaCl को जोड़ने से। यही हमारी फाइंडिंग थी, यही हमारी मंजिल थी, ठीक है, जिस तक पहुंचना जो है वो जरूरी था, ठीक है। क्या कहता है शायर? फिलहाल तो मेरे जहन में नहीं है बच्चों, याद आ गया तो फिर बता दूंगा, ठीक है, या मैसेज कर दूंगा। अच्छा छोड़ो भाई, नंबर ऑफ NaCl पर यूनिट सेल 4। इसका मतलब ये है कि एक यूनिट सेल जो है ना 4 NaCl से मिलकर बनता है। बच्चों वो ऊपर एक MCQ दिया हुआ है, अब जरा देखिएगा आंसर इसका क्या होगा। ये मैस ऑफ यूनिट सेल ऑफ NaCl इज, बताएं जी, एक यूनिट सेल 4 NaCl से मिलकर बनता है, तो एक यूनिट सेल का मैस क्या होगा बच्चों? 4 टाइम्स फार्मूला मैस ऑफ NaCl। NaCl का जितना मैस है ना 58.5, उसको किससे मल्टीप्लाई कर दें अगर हम? 4 से, तो एक यूनिट सेल का मैस आ जाता है। लो जी, हम अपने इस क्वेश्चन के आंसर तक पहुंचने में कामयाब हो गए हैं बच्चों। ये था स्ट्रक्चर ऑफ NaCl। इसमें जितनी बातें बताई हैं ना, ये सारी अगर आप सिर्फ याद कर लेना तो काफ़ी है बच्चों। अब हम जल्दी से जो है ना अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव करेंगे, दैट इज कॉल्ड मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। बच्चों अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो किससे रिलेटेड आ जाता है? मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। तो सिंपली अगर हम डिफाइन करें तो किस तरह से डिफाइन करेंगे कि सॉलिड्स इन विच मॉलिक्यूल्स, बच्चों मॉलिक्यूल्स 2 तरह के होते हैं,
held together through dipole force, DD force, dipole force. Or van der Waals force, LDF force are called molecular solids. बच्चों इसी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की बेस पे अब आपको पता लग रहा होगा कि जो हमारे पास मॉलिक्यूलर सॉलिड्स हैं ना, ये कितनी तरह के होते हैं? 2 तरह के। बच्चों एक वो जो पोलर हैं, पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स, और दूसरे वो जो क्या होते हैं? नॉन पोलर। पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स आपको पता है इसमें क्या होती हैं? डीडी फोर्स। डीडी फोर्स मतलब हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी हो सकती है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज अ टाइप ऑफ डाइपोल फोर्स। ठीक है, ये बात हम पढ़ चुके हैं। और बच्चों नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स में क्या होती हैं? एलडीएफ फोर्स, लंडन डिस्पर्शन फोर्स। ठीक है, ये याद रखना है आपने। अब इसमें आने वाली जो एग्जांपल्स हैं बच्चों वो इंपॉर्टेंट है। हमारा एमसीक्यू भी जो है वो इसी से रिलेटेड है। अगर हम बात करते हैं पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स की तो क्या आ जाती हैं? आइस, क्या आ जाती है बच्चों? ग्लूकोज, क्या आ जाती है हमारे पास? फ्रक्टोज। दीज आर एग्जांपल्स ऑफ पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। और इसी तरह अगर हम बात किसकी करें बच्चों? P4 की, I2 की, S8 की, ड्राई आइस, सॉलिडिफाई कार्बन डाइऑक्साइड को कहते हैं। सॉलिडिफाई बच्चों नोबल गैसेस। ये सारी की सारी एग्जांपल्स हमारे पास किसकी आ जाती हैं? नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स की। अब जरा एमसीक्यू के आंसर की तरफ आ जाएं बच्चों। ये दूसरा एमसीक्यू भी हमारी तरफ देख रहा है। पेयर ऑफ सब्सटेंस विच आर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स, हैं मॉलिक्यूलर सॉलिड लेकिन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिफरेंट है। बच्चों अल्फा देखो, डायमंड तो वैसे ही इक्विवेलेंट सॉलिड होता है। बीटा आइस, ड्राई आइस, बोथ आर मॉलिक्यूलर सॉलिड। आइस हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ड्राई आइस सॉलिडिफाई कार्बन डाइऑक्साइड है, एलडीएफ फोर्स होगी। तो बच्चों यही राइट ऑप्शन होगा। दिस विल बी दी राइट ऑप्शन। ठीक है, I2P4 हैं तो मॉलिक्यूलर सॉलिड्स बट दे हैव सेम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, एलडीएफ फोर्स। ठीक है, अगर कहे कि सेम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वाली ऑप्शन कौन सी? चार्ली। तो बच्चों याद रहेगी ये बात। अब हम जल्दी से जो है ना वो इसकी क्या देखते हैं? प्रॉपर्टीज, कि व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। तो बच्चों आसान सी इनकी हमारे पास जो है ना वो चंद एक प्रॉपर्टीज आ जाती हैं। पहली प्रॉपर्टी कि दे हैव रेगुलर अरेंजमेंट। इनके अंदर भी जो है ना रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ एटम्स इन मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल्स के अंदर जो एटम्स है ना बच्चों ये रेगुलरली अरेंज्ड होते हैं। इसी तरह हमारे पास क्योंकि इनमें इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं, याद रखना है वीक फोर्सेस होंगी सबसे ज्यादा। ये वीक फोर्सेस कंसिस्टिंग है। इसके अलावा मोस्टली वोलेटाइल, वोलेटिलिटी जो है ना इनकी ज्यादा होगी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से। ठीक है बच्चों, इसी तरह हमारे पास दे हैव लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट।
इसी तरह याद रखना है दे आर ट्रांसपेरेंट टू लाइट, इनमें से लाइट जो है ना वो गुजर सकती है, ये लाइट के ट्रांसपेरेंट होते हैं। इसी तरह नेक्स्ट हमारे पास क्या आ जाती है, नॉन कंडक्टर होते हैं या पुअर कंडक्टर भी कह सकते हैं, और इनके रिएक्शन क्या होते हैं, स्लो रेट रिएक्शन। बच्चों पोलर है तो पोलर सॉल्वेंट में डिसॉल्व होगा, नॉन पोलर है तो नॉन पोलर में डिसॉल्व होगा। इसी तरह याद रखना कि मेल्टिंग पॉइंट ऑफ पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स ग्रेटर देन नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। रीजन आपको पता है कि पोलर में स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, नॉन पोलर में एलडीएफ फोर्स होती है। तो बच्चों ये चंद एक प्रॉपर्टीज करेक्ट इनकरेक्ट में आपसे पूछी जा सकती हैं। आखिरी बात जो है ना वो हम स्ट्रक्चर ऑफ आयोडीन से रिलेटेड देखेंगे। एक बात इसमें जरा काम की है बच्चों, आयोडीन की अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें तो इसकी स्ट्रक्चर भी कैसी ही होती है यार, फेस सेंटर्ड क्यूबिक। याद रखना डायमंड हो गया, आयोडीन हो गया, NaCl हो गया, ये फेस सेंटर्ड क्यूबिक है, MCQ अक्सर आ जाता है। फेस सेंटर्ड क्यूबिक है बच्चों। इसी तरह ये हमारे पास क्या होता है, नॉन कंडक्टर होता है। एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात आपने याद रखनी है, आपको पता है ये जो आयोडीन है ये क्या शो करता है, सब्लिमेशन। इसलिए ये क्या है, सब्लिमेंड विच शो सब्लिमेशन ऑन हीटिंग। ठीक है, मेटालिक लस्टर बच्चों, मेटालिक लस्टर का मतलब ये है इसकी सरफेस शाइनिंग होती है। ठीक है, क्योंकि इस शाइनिंग सरफेस इसलिए होती है क्योंकि ग्रेश सॉलिड है हमारे पास। और एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात बच्चों, जो सबसे इंपॉर्टेंट बात आपने इसमें याद रखनी है, जो अक्सरों बेशतर MCQ में आती है, वो ये है कि बच्चों आयोडीन सॉलिड स्टेट में जो इसका डिस्टेंस है ना वो ज्यादा होता है किसकी निस्बत, आयोडीन इन गैसियस स्टेट। ये बात बड़े इंपॉर्टेंट है क्योंकि आयोडीन सॉलिड में डिस्टेंस ज़्यादा क्यों हो जाता है, हालांकि कम होना चाहिए। तो बच्चों हमारे पास उसकी वजह ये आ जाती है, कितना है, 271 पिकोमीटर। ये डिस्टेंस जो है ना बच्चों हमारे पास कितना है, 271, और आयोडीन गैसियस स्टेट के अंदर 266। वजह क्या आती है कि जब सॉलिड में आप उसकी पैकिंग करते हो ना, तो पैकिंग के दौरान वो एक दूसरे से क्या करना शुरू कर देते हैं, रिपेल। उस रिपल्शन की वजह से ये डिस्टेंस थोड़ा क्या हो जाता है, ज्यादा। ठीक है, याद रखना है। एक आखिरी MCQ से हम इसका इख्तिताम करेंगे। आपने बताना है कि हमारे पास सॉलिड विद लोएस्ट मेल्टिंग पॉइंट, बच्चों वो कौन सा सॉलिड है जिसका मेल्टिंग पॉइंट सबसे क्या है, लोएस्ट। अल्फा ऑप्शन NaCl, बीटा ऑप्शन आयोडीन, चार्ली ग्लूकोज C6H12O6, और डेल्टा ऑप्शन हमारे पास क्या आ जाता है, आयरन। बच्चों इसका आंसर आपने कमेंट के अंदर जरूर बताना है। आसान है, ठीक है। यहाँ तक हमारा मॉलिक्यूलर सॉलिड कंप्लीट हो जाता है। जनरली एक बात याद रखिएगा, बड़ी पते की बात है, सबसे ज़्यादा जनरली मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट होता है कोवलेंट सॉलिड्स का, फिर आ जाता है हमारे पास आयनिक सॉलिड्स का, फिर मेटालिक सॉलिड्स का, और सबसे एंड पे अगर कहे कि मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट लो किसका होता है तो मॉलिक्यूलर सॉलिड्स का। तो बच्चों यहाँ तक सॉलिड वाला टॉपिक कंप्लीट, स्टेट ऑफ मैटर हमारे पास कंप्लीट। अब हम एक नए यूनिट के साथ जो है ना वो मिलेंगे, जो कि हमारे पास किससे रिलेटेड आ जाता है, केमिकल इक्विलिब्रियम से रिलेटेड। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।
चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, दोस्तों तक इन्फॉर्मेशन पहुंचाना ना भूलिएगा। अगर आपको लेक्चर पसंद आए तो लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।